तो हम बात कर रहे थे समकालीन भारत एवं शिक्षा में यूनिट नंबर 1 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यूनिट नंबर 1 थी भारत में शिक्षा। तो भारत में शिक्षा के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो समकालीन भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो ये सभी बीएड के लिए है। अगर आप इसको फास्ट स्पीड में देखना चाहते हैं तो 1.5 या फिर 2x की स्पीड में देख सकते हो। धन्यवाद। चलो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न दिया है कि बोधकालीन शिक्षा में, प्रश्न आ सकता है कि बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों का वर्णन कीजिए एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न आ सकता है, और ये प्रश्न आया भी हुआ है पहले। इसके अलावा प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न आ सकता है कि बोधकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उपादेयता का उल्लेख कीजिए और बौद्ध शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, ये बताना है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ सकता है, या यह प्रश्न 2016 में आया हुआ है, या फिर प्रश्न आ सकता है कि बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो हमें पढ़ना है कि बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है, बौद्ध शिक्षा के आदर्श क्या है। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे, ध्यान से ध्यान देंगे। बोधकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, बोधकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श। तो ऑब्जेक्टिव एंड आइडल्स ऑफ एजुकेशन ऑफ बुद्धा पीरियड। तो बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श निम्नलिखित थे। कौन कौन से आदर्श थे और कौन कौन से हैं? नंबर 1 है नैतिक चरित्र का निर्माण करना। क्या बताया? नैतिक चरित्र का निर्माण करना। तो बोधकालीन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के चारित्रिक विकास करना था। छात्रों का चारित्रिक विकास होना चाहिए, और इसलिए शिक्षा की सहायता से छात्रों में कर्तव्य पालन, सत्य बोलने, धर्माचरण करने जैसे नैतिक गुणों का विकास किया जाता था। तो ये सारे गुण बच्चों में आ जाने चाहिए, नैतिक गुण आ जाने चाहिए। तो बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करुणा, दया, इनका पालन करना सिखाने वाला चरित्रवान कहलाता था। तो जो इनका पालन करना सिखाता था कि आत्मसंयम कैसे करना, करुणा की भावना, दया की भावना, ठीक है, इनका पालन करने वाला चरित्रवान कहलाता था। इस चरित्र निर्माण के लिए मठों और विहारों में छात्रों से प्रारंभ में ही 10 नियमों का पालन कराया जाता था। कितने नियमों का पालन कराया जाता था? 10 नियमों का पालन कराया जाता था। उन्हें सादा जीवन जीने और विनयपूर्वक व्यवहार करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता था। प्रत्येक बच्चा विनयपूर्वक जीवन जिए और विनयपूर्वक व्यवहार करे, सादा जीवन उसका। और इसके अलावा बुरे कर्मों से उन बच्चों को दूर रखा जाता था, उन शिक्षार्थियों को दूर रखा जाता था। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुखों का कारण अज्ञान है, अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। बौद्ध शिक्षा का यह सर्वप्रथम उद्देश्य और आदर्श था। किसका? बौद्ध शिक्षा का। तो बौद्ध शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य और आदर्श यही था। लेकिन ज्ञान से उनका तात्पर्य कुछ भिन्न था, कुछ अलग मानते थे वो ज्ञान को। वो क्या कहते थे कि वैदिक काल में वेद ग्रंथों का के सच्चे ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था, और आज सामान्यतः वस्तु जगत के स्पष्ट ज्ञान को माना जाता है। परंतु बौद्ध धर्म एवं दर्शन में 4 सत्यों, पहला सत्य था कि संसार दुखमय है, इन दुखों का निवारण संभव है। तीसरा था इन दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है। और चौथा था कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए जप तप नहीं, यानी कि जप तप करना व्यर्थ है। तो ये 4 बौद्ध धर्म और दर्शन में 4 सत्य थे। पहला कौन सा सत्य बताया? कि भाई संसार दुखमय है। दूसरा सत्य, इन दुखों से निवारण संभव है। तीसरा, इन दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है। और चौथा, निर्वाण की प्राप्ति हेतु जप तप नहीं। पॉइंट नंबर 3, मनुष्य मात्र का कल्याण करना आवश्यक है, इसके ज्ञान के तदनुकूल आचरण से लिया जाता था। मतलब ऐसा ही आचरण, उसी के अनुसार आचरण किया जाए। व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना भी बोधकालीन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था। तो व्यक्तित्व की विकास करने की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व का विकास करना भी बोधकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। बौद्ध मठों में छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करके उन्हें श्रेष्ठ और कुशल मानव बनाने का प्रयत्न किया जाता था। ये कोशिश की जाती थी कि छात्रों का व्यक्तित्व का विकास हो,
जिससे वे पारिवारिक मतलब परिवार के, सामाजिक समाज के, राजनीति के, धार्मिक धर्म के और आर्थिक यानी कि अर्थ के क्षेत्रों में उत्तरदायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सके। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि बौद्ध धर्म का प्रसार करना। बौद्ध धर्म का प्रसार करना। तो बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना वास्तव में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को तैयार करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में इन शिक्षण संस्थाओं यानी कि बौद्ध मठों में, किसकी बात कर रहे हैं हम? बौद्ध मठों की। तो बौद्ध मठों में केवल बौद्ध भिक्षुओं को ही प्रवेश दिया जाता था, यानी कि केवल बौद्ध भिक्षु ही उसमें प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार से स्पष्ट है कि इन बौद्ध मठों में दी जाने वाली शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना स्वाभाविक ही था। मतलब ऑटोमेटिकली जो इन बौद्ध मठों में शिक्षा प्राप्त करता था तो उसका काम ये था कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। पॉइंट नंबर 5, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना। तो बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं, मानव मात्र की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का पोषक था। यही कारण है कि बौद्ध मठों में एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ में अन्य धर्मों एवं दर्शनों और संस्कृतियों के अध्ययन की भी व्यवस्था थी। यानी कि बौद्ध धर्म के साथ साथ में अन्य धर्म संस्कृति इनकी भी संस्कृतियों के अध्ययन की भी व्यवस्था की गई थी। उस काल में सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। वे प्राचीन ग्रंथों की, जो पुराने ग्रंथ थे, उनकी हस्तलिखित प्रतियां तैयार करते थे, मतलब हाथों से लिखते थे, हस्तलिखित प्रतियां तैयार करते थे और विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का एक क्या था शिक्षा का? तो शिक्षा का एक कालजयी उद्देश्य छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना था। तो जीवन के लिए तैयार करना, तो शिक्षा का एक कालजयी उद्देश्य छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना था। वह बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे छात्रगण अपने गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षित हों, उसे प्रशिक्षण मिले, प्रशिक्षित हों। और बौद्ध मठों एवं विहारों में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, वाणिज्य इनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी। यानी कि कृषि की व्यवस्था, पशुपालन की व्यवस्था, कला कौशल की व्यवस्था, वाणिज्य की व्यवस्था, इनकी उचित व्यवस्था की गई थी। सामाजिक आचरण की शिक्षा बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल करुणा और दया पर दिया गया था। बिना करुणा के मनुष्य एक दूसरे के दुखों को दूर नहीं कर सकता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानव मात्र के कल्याण के पक्ष में थे। मनुष्य के प्रति कर्तव्य को ही सामाजिक आचरण कहते हैं। मनुष्य के प्रति कर्तव्य को ही सामाजिक आचरण कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिकता क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिकता यानी कि रिलीवेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या बताना? इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार से वैदिक काल की शिक्षा की अनेक विशेषताएं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध काल की शिक्षा की अनेक विशेषताएं भी आधुनिक समय में उपादेय सिद्ध हो सकती हैं। तो जिस प्रकार से बौद्ध काल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आज भी प्रासंगिक है, उसी प्रकार से बौद्ध काल की जो शिक्षा की अनेक विशेषताएं हैं वो आधुनिक समय में भी उपादेय सिद्ध हो सकती है। मतलब वो काम आ सकती हैं, हमारे उसका यूज हो सकता है, वो हमारे लिए सही हो सकती हैं। यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना था, तो ये माना जाता है कि भाई सबसे पहले बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य ही बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। फिर भी बौद्ध शिक्षा के अन्य उपदेश जैसे कि नैतिक चरित्र का विकास करना,
व्यक्तित्व का विकास करना, जीविका की तैयारी करना, ये आज भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। ये सब आज भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं, मतलब इनकी ज़रूरत समझी जाती है और ये हमारे नैतिक जीवन में काम आ सकते हैं। तो वर्तमान शिक्षा की व्यवस्था में इन उद्देश्यों को समाहित करके शिक्षा प्रणाली को पूर्ण बनाया जा सकता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में 10 शिक्षा पदानी अर्थात 10 शिक्षा पद आज भी पूर्णतः उपयोगी हैं और सार्थक भी हैं। और इन 10 आदेशों का छात्रों के द्वारा यदि पालन किया जाएगा तो वर्तमान समय के सांप्रदायिक वातावरण, भ्रष्टाचार आचरण और मादक पदार्थों के प्रचलन, झूठ बोलना, परनिंदा करना का स्वतः ही निवारण हो जाएगा। बौद्ध काल में प्रचलित छात्र अध्यापक संबंधों को यदि पुनर्जीवित किया जाए तो वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में दिन प्रतिदिन होने वाली हड़ताल, बंद, उपद्रव, अध्यापकों के साथ होने वाली अभद्रता, छात्र दंगे आदि स्वतः ही बंद हो जाएंगे, यानी कि अपने आप बंद हो जाएंगे। निस्संदेह बौद्ध शिक्षा की कुछ विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। तो बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य तो छात्र अध्यापक संबंध, 10 शिक्षा पद, नैतिक विकास, गुरु श्रद्धा, निर्वाण प्राप्ति की इच्छा आदि को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना अत्यंत लाभप्रद एवं सार्थक सिद्ध हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था ने तत्कालीन जीवन में एक न्यूनता का शिलारोपण किया है। यद्यपि भारतवर्ष में सदैव से ही पवित्रता व सात्विकता का बोलबाला रहा है, परंतु बौद्ध धर्म ने और भी अधिक पवित्रता व सात्विकता पर बल दिया है। वैदिक कालीन शिक्षा के उत्तर काल में जाति पाति, धर्म, धनी निर्धन, महिला पुरुष आदि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने में जो भेदभाव आया था उसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में समाप्त कर दिया गया था। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के उत्तर काल में, यानी कि वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बाद में अंत समय में जो जाति पाति में, धर्म में, धनी और निर्धन में, पुरुष महिला में, इनके आधार पर जो शिक्षा प्रदान करने में जो भेदभाव उत्पन्न हुआ था उसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में समाप्त कर दिया गया था। जीवन में संयम और अनुशासन लाने के प्रयास में बौद्ध शिक्षा को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई और बौद्धकालीन शिक्षा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वरन सांसारिक मतलब संसार के लिए भी थी और सभी छात्रों को अपनी अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप विकास करने के पर्याप्त अवसर मिलते थे। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार संसार दुखमय था और इच्छाओं का दमन करके ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता था, जिससे कि भिक्षुओं को अपना जीवन बनावटी और आडंबर युक्त लगने लगे। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत से उठ गया और शंकराचार्य, माधवाचार्य आदि ब्राह्मण आचार्यों के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में पुनः वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का विकास हुआ या वैदिक कालीन शिक्षा का अनुसरण करने पर बल दिया जाने लगा और बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ बौद्ध शिक्षा का बोलबाला होने लगा था। जब बौद्ध धर्म बढ़ रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, तो उसके साथ साथ ही बौद्ध शिक्षा का बोलबाला होने लगा था। परंतु वैदिक धर्म के अनुयायी वैदिक शिक्षा के संरक्षण में लगे हुए थे। तो उस समय बौद्ध धर्म तो बढ़ ही रहा था, लेकिन जो वैदिक धर्म को मानने वाले अनुयायी थे वो भी वैदिक शिक्षा को बचाने के लिए वैदिक शिक्षा के संरक्षण में लगे हुए थे। तो कालांतर में बौद्ध धर्म के लुप्त प्राय होने पर, जब बौद्ध धर्म लुप्त हुआ तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के जीर्णोद्धार में लगे और सफल हो गए। तो ये लिखना है आपको बौद्धकालीन वर्तमान शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता के बारे में और बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।